नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फंडामेंटल एनालिसिस की इस वीडियो सीरीज के पार्ट 5 में, जिसमें हम एक और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, जिसको पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है अगर हमें किसी भी स्टॉक को या कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें सेलेक्ट करना है। तो पिछले फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में हमने डिटेल में डिस्कस किया था बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट क्या होती है और मोटा-मोटा बैलेंस शीट से हमें क्या पढ़ना चाहिए और हमें वो क्या बताती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये हमें क्या बताती है और इसमें हमें क्या चीज़ें देखनी है जो हमें कंपनी के बारे में बता पाए और हम उसका अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। अब जैसा कि इसके नाम में ही है स्टेटमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी कि ये कंपनी के बारे में बताती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस कमा रही है अपने ऑपरेशंस में। और ये एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करने के लिए बहुत हेल्प करती है। यानी कि इसको देख के हम बहुत कुछ चीज़ें उस कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को इनकम स्टेटमेंट के भी नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं या इसको कुछ लोग स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग भी बोलते हैं। तो इसलिए अगर आपको कहीं किसी डॉक्यूमेंट्स में इन दोनों में से कोई नाम भी मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग हो, ये अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में ही बात की जा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें एक पर्टिकुलर जनरल जो पीरियड होता है टाइम का, उस पीरियड में उस बिज़नेस या उस कंपनी के अंदर कितना इनकम हो रहा है या कितना उसका एक्सपेंस हो रहा है। इसके बारे में हमें एक डिटेल्ड आइडिया देती है कि कंपनी में इनकम मतलब कितना पैसा वो कमा रही है और एक्सपेंस मतलब कितना वो खर्चा कर रही है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है वो जनरली 1 साल का होता है, यानी एक जनरल अकाउंटिंग ईयर का होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि बैलेंस शीट जो होता है वो एक पर्टिकुलर डेट का होता है, यानी उस पर्टिकुलर डेट से लेकर के लास्ट 1 ईयर तक का होता है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो पूरे 1 साल का होता है। जनरली अकाउंटिंग ईयर का होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है वो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म कर रही है एक पर्टिकुलर पीरियड में यानी उस 1 साल में। यानी कि जैसे हमने बात की थी कि बैलेंस शीट जो होता है वो एक फोटो की तरह होती है कि आज अगर हमने फोटो खींची तो अलग है, कल अगर फोटो खींचे तो अलग है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है वो एक वीडियो की तरह होता है। वो एक पूरे 1 साल का जो लेखा-जोखा है फाइनेंशियली वो उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बताता है। अब जैसे कि हमने बात की कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इनकम और एक्सपेंस दिखाता है, यानी कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है। तो अगर हम बात करें मोटा-मोटा, अगर किसी भी कंपनी का जो इनकम है, वो उसके एक्सपेंस से अगर ज़्यादा रहता है, यानी कि उसकी जो कमाई है वो उसके खर्चे से ज़्यादा रहती है, तो कंपनी प्रॉफिट में काम करती है। उसके उल्टा अगर जो इनकम है उस कंपनी की, वो उससे ज़्यादा अगर उसके एक्सपेंसेस हो जाते हैं या खर्चे हो जाते हैं, तो कंपनी लॉस बनाना स्टार्ट कर देती है। अब क्योंकि जैसे हमने बैलेंस शीट वाले चैप्टर में बात की थी, जो प्रॉफिट होता है, वो शेयर होल्डर्स का होता है, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट इक्विटी लगा के जो प्रॉफिट कमाती है, तो जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। क्योंकि जो कंपनी अलग-अलग तरीके से डेट लेती है, कभी लोन या एनबीएफसी से या बैंक से, तो जो डेट होता है या लोन होता है उसको विद इंटरेस्ट वो पे कर देती है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो पूरा शेयर होल्डर का होता है। अब ये जो पैसा प्रॉफिट में आता है, उसको वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर, साथ में शेयर होल्डर्स के ऊपर कि वो क्या करें इस प्रॉफिट का। चाहे तो वो उस प्रॉफिट को रिटेन कर सकते हैं अपने लिए, यानी कि उसको कंपनी के पास ही रखें ताकि कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में यूज़ कर सकें, या फिर वो उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स में। तो वो कंपनी के और शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस प्रॉफिट का क्या करने वाले हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है मोटा-मोटा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो कितना जो पैसा है, वो उस कंपनी के अंदर आ रहा है और कितना कंपनी के बाहर पैसा जा रहा है, उसका पूरा एक लोखा लेखा-जोखा देती है। और इससे हम एक बात और समझ सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो हमें पैसे के बारे में बताता है कि पैसा कहाँ आ जा रहा है, यानी कि कितना जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, वो चल रही है उस कंपनी के अंदर, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है या जा रहा है, निकल रहा है, जिससे कि हमें कंपनी के बारे में एक फंडामेंटली बहुत ही अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हैं। और ये साथ ही साथ हमें बताता है कि कंपनी की एबिलिटी कितनी है, यानी कि कंपनी कितना एबल है रिटर्न प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कंपनी लॉस मेकिंग है। और ऐसा करने से हम लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा अपने लिए एक शेयर या बिज़नेस ढूँढ सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए।
अब अगर हम बात करें कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। तो जैसा कि नाम में ही बताया प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये इसके अंदर जो है सारी की सारी जितने भी सोर्स हैं, जहाँ से कंपनी इनकम कर रही है या कोई ऐसे सोर्स जहाँ से कंपनी को खर्चे हो रहे हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन भी इसमें होता है, साथ में टैक्सेस, साथ में इंटरेस्ट, बहुत बहुत चीज़ें जहाँ से पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो सब चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में काउंट होती हैं या शो की जाती हैं अपने इन्वेस्टर्स और पब्लिक के लिए। अब अगर हम बात करते हैं इसमें इनकम और एक्सपेंसेस या इसकी कंटेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम इनकम की बात करें कि कंपनी को इनकम कहाँ-कहाँ से मिलता है, तो इनकम मेनली 2 चीज़ों से बनता है। एक तो होता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो मेन कंपनी का जो बिज़नेस है, जिसके लिए कंपनी बनी हुई है, उसके से जो रेवेन्यू या जो भी पैसा आ रहा है, वो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। और दूसरा होता है इनकम जो है अदर सोर्सेज़ से आता है, यानी जिसको हम अदर इनकम भी बोल सकते हैं। तो ये 2 टाइप के इनकम्स होते हैं। उसमें अगर हम इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें कि जिसमें पर्टिकुलर कंपनी का बिज़नेस है, यानी कि जो कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ अपनी बनाती हैं या ऑफ़र करती हैं अपने कस्टमर्स को, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ को बेच के उसके बदले में जो उसको अमाउंट मिलता है, उसको इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस के अंडर कैटर किया जाता है। और ये जनरली मैक्सिमम पोर्शन होता है या लार्जेस्ट पोर्शन होता है पूरे इनकम पार्ट का। क्योंकि ये मेन बिज़नेस है कंपनी का, तो इससे जो रेवेन्यू होगा या जो पैसा मिलेगा कंपनी को, वो सबसे ज़्यादा होता है। मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है किसी कंपनी का, वो यही इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ही होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो कभी-कभी आप ये भी पाएँगे कि इसको लोग नेट सेल्स, ग्रॉस सेल्स या फिर नेट रेवेन्यू भी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इन तीनों में से भी कोई वर्ड मिलता है तो वो सेम ही चीज़ है कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी है, उसी को बोलते हैं नेट सेल्स, ग्रॉस सेल्स या नेट रेवेन्यू। लेकिन यहाँ पे नेट सेल्स और ग्रॉस सेल्स जो है इसको जनरली एक साथ यूज़ किया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। ग्रॉस सेल यानी कि टोटल जितनी भी सेल हुई है उसके ऑपरेशंस की या जो प्रोडक्शन सर्विसेज़ की है वो होती है। जो नेट सेल्स होती है, वो ग्रॉस सेल माइनस जो एक्साइज़ ड्यूटी होती है, उसको काट के जो निकलता है वो नेट सेल्स होती है। तो एज़ एन इन्वेस्टर हमको जब कंपनी देखनी है तो हमको सिर्फ़ नेट सेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि ग्रॉस सेल के ऊपर। सेल ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें बताएगा कि कंपनी कितना जनरेट कर पा रही है और कितना वो आगे बढ़ रही है। और अगर जो सेल है किसी कंपनी की वो अगर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, जो एक अच्छा इंडिकेटर है सेल इंक्रीज अगर हो रही है तो हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि जो कंपनी ग्रो कर रही है वो तो हमें उससे ही पता लग जाएगा कि अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो भी हमें पता लगता है कि कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देनी है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो और भी बहुत सारी चीजों से बढ़ सकता है। जैसे कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल आ रहा है, वो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो अगर कम हो गया तो उसकी वजह से भी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर कंपनी का सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी हमारे लिए अच्छी है। और अच्छी कंपनी से हमारा मतलब ये है कि हमें उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जो अच्छा रिटर्न कमा के दे। और अच्छा रिटर्न वही कंपनी कमा के दे सकती है या ग्रेट कंपनी कमा के दे सकती है जो अपना जो सेल्स है उसको कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती रहे। साथ ही साथ जो अपना प्रॉफिट है उसको भी या तो इंक्रीज करे या फिर कम से कम कांस्टेंट रखे, प्रॉफिट को डिक्रीज ना करे। तो हमें जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी सेलेक्ट करनी है या बिजनेस सेलेक्ट करना है तो यह ध्यान देना है कि जिसका सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा हो या प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो, वो बेस्ट कंपनी होती है। लेकिन अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट अगर कांस्टेंट भी है या लेकिन डिक्रीज नहीं हो रहा है ओवर द टाइम, तो वो कंपनी भी ठीक हो सकती है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए सेल्स इंक्रीज के साथ में। अगर प्रॉफिट डाउन हो रहा है तो वो कंपनी हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं होगी। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि अपने जितने भी ट्रेडर्स होते हैं या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको डिस्काउंट्स देती है। और डिस्काउंट्स किस लिए देती है? ताकि वो टाइमली पेमेंट कर सकें या फिर उसको और ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो जो है डिस्काउंट्स टाइमली देती रहती हैं। तो जो भी कंपनी का जो नेट रेवेन्यू होता है या जो सेल्स होती है, उसमें ये जितना डिस्काउंट होता है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड होता है क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जो कैश डिस्काउंट भी देती हैं। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब जैसे कोई ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटर है उसने अर्ली पेमेंट कर दी। तो अगर अर्ली पेमेंट करता है तो उसको एनकरेज करने के लिए कंपनी कैश में डिस्काउंट देती है। तो वो कैश डिस्काउंट जो है वो इसमें जो नेट सेल्स होती है हमारी उसमें एडजस्टेड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कैश में होता है और जब कैश में होता है तो वो एक खर्चा है।
तो उसको इनकम सेक्शन की बजाय उसको एक्सपेंस सेक्शन में रखा जाता है, जबकि जो सेल्स होते हैं वो इनकम सेक्शन में आती है। तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी कैश डिस्काउंट दे रही है तो वो एक्सपेंस वाले सेक्शन में आएगा, ये बात हमको ध्यान देनी है। अब ये तो हो गया जो मेन पार्ट होता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी जो सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी कंपनी का इनकम का, रेवेन्यू का, उसके बारे में। लेकिन एक चीज और होती है कि कंपनी के अदर इनकम्स भी होती है। अदर इनकम्स हम क्या मान सकते हैं कि जैसे कंपनी जो है उसने लैंड की सेल करी है तो उससे उसको अगर पैसा मिल रहा है, या कंपनी ने कहीं किसी को लैंड कर रखा है पैसा, आगे ब्याज पे दे रखा है, तो उसका जो ब्याज का जो इंटरेस्ट जो कवर करती है या इंटरेस्ट जो मिलता है वो भी इन अदर इनकम में आता है। उसके बाद में कंपनी ने अगर मान के चलिए कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि जैसे म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसके जो भी डिविडेंड मिलता है या फिर जो इन्वेस्टमेंट को बेच के जो पैसा मिलता है, वो सब भी अदर इनकम के अंदर इंक्लूड होता है। अब तक हमने बात की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो इनकम पार्ट होता है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस वाले पार्ट के बारे में, यानी कंपनी जो खर्च कर रही है वो खर्च कहाँ-कहाँ कर रही है। तो उसमें जैसे कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशन सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसी तरह एक्सपेंसेस में जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसमें किसी भी बिज़नेस ऑपरेशन का सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी कि जो कंपनी मेन जो बिज़नेस कर रही है, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ को बना रही है, उसको फिनिश्ड गुड्स को बनाने में जितना उसका रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसमें जितना खर्चा हो रहा है, वो सब कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर आता है। इसमें आपका इस साल जितना भी जो फिनिश्ड गुड है, उसका तो पैसा आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जो पिछले साल जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है, जो इस बार यूज़ हुआ है फिनिश्ड गुड बनाने में, और जो स्टॉक लिया है अभी नया रॉ मटेरियल, जो अगले साल यूज़ होगा, वो दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद में जो अदर इनकम की तरह अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। अदर एक्सपेंसेस यानी जो बिज़नेस का जो मेन पार्ट है या मेन सोर्स है, उसको सपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। सपोर्ट करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एडवर्टाइज़िंग या मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। उसमें जितना भी खर्चा होता है, वो अदर इनकम में अदर एक्सपेंसेस में आता है। उसके बाद में आपका जितना भी ट्रैवलिंग होता है, कंपनी की जो अलग-अलग मैनेजमेंट है या कंपनी के जो भी कोई काम होते हैं, उसमें जितना भी ट्रैवलिंग होता है, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस है, वो भी इस हेड के अंदर आता है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स का जितना भी खर्चा है, ह्यूमन रिसोर्स में मैन पावर से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, जैसे कि उनकी सैलरी है या उनको जो पीएफ मिलता है या प्रोविडेंट फंड जो है वो है, या फिर ग्रेजुइटी है, और भी रिलेटेड जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो सब अदर इनकम के या अदर एक्सपेंसेस के अंडर कवर किए जाते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा समझने के लिए सेम वही एग्जांपल लेते हैं जैसे हमने बैलेंस शीट में लिया था कि कोई कंपनी है एक्स वाई जी लिमिटेड, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें मोटा-मोटा, तो उसमें 2 पार्ट होंगे, एक इनकम पार्ट होगा और एक एक्सपेंस पार्ट होगा। यानी कि कहाँ से उसको पैसा आ रहा है और कहाँ उसका पैसा जा रहा है। तो इनकम पार्ट में जैसे हमने बात की कि पहला होता है इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, या जिसको सेल्स भी बोलते हैं। तो सेल्स मान के चलिए किसी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच के 60 लाख का सेल्स किया। उसके बाद में उसकी अदर इनकम भी होती है। अदर इनकम में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी, जैसे कि उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है डिपॉज़िट्स पे, उसने जो डिपॉज़िट किया उस पे अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और वो मान के चलते हैं 2 लाख का इंटरेस्ट है उसका। उसके बाद में उसका जो सेल्स का इन्वेस्टमेंट है, यानी जो उसने लैंड का सेल किया, या उसको जो म्यूचुअल फंड का सेल हुआ या और इन्वेस्टमेंट का सेल हुआ, तो जो लैंड को जो सेल किया उसने, उसका मान के चलिए उसको 4 लाख मिला, और इन्वेस्टमेंट का जो सेल हुआ, उसका उसको 2 लाख मिला। तो ये सब टोटल मिला के उसका जो इनकम बन रहा है कंपनी का, वो 70 लाख के करीब बन रहा है। ये टोटल इनकम है। उसी तरह अगर हम एक्सपेंस पार्ट की बात करें, तो जो सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में हमने माना कि 40 लाख जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगा है, तो ये एक्सपेंस के अंदर सबसे बड़ा हेड होता है। उसके बाद में अदर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें हमने 10 लाख कवर किया है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन पावर जितना भी आपकी सैलरी है, ग्रेजुइटी है या फिर एडवर्टाइजिंग, ट्रैवलिंग जो भी है, उसका 10 लाख खर्चा हुआ। तो टोटल मिला के आपका 50 लाख का उस कंपनी का खर्चा हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि जो कंपनी का इनकम है वो ज़्यादा है और जो एक्सपेंस है वो कम है, तो कंपनी प्रॉफिट में दिखेगी। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो इस केस में जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? 70 माइनस 50 यानी कि 20 लाख के करीब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है इस पर्टिकुलर केस में। अब यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है कि डेप्रिसिएशन जो होता है, जो हर साल के बेस पे लिया जाता है, किसी भी चीज़ का डेप्रिसिएशन होता है, जो साल दर साल गिरता रहता है, और
जनरली वो 10% के फ्लैट रेट पे लिया जाता है कि कोई मशीनरी या कोई भी इक्विपमेंट है वो का जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम नहीं चलता है, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसको कंडम होना होता है, तो इसलिए उसका 10% के फ्लैट रेट पे यानी कि 10 साल तक का उसका उम्र लिया जाता है। तो डेप्रिसिएशन हो गया या फिर उसका जो टैक्सेस हैं, ये सब जो चीजें हैं ये एक्सपेंसिव पार्ट में कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। तो जितना प्रॉफिट बचता है कंपनी का, उसके बाद में इन सबको भी डिडक्ट करना पड़ता है। इसीलिए आपने ध्यान से और आपने इसीलिए आपने 2-3 टर्म सुनी होगी, जैसे पीबीआईटी या पीएटी, ये सब चीजें इसी से निकल कर आती हैं। और ये इंपॉर्टेंट जो कॉइन्स हैं या इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझ आनी चाहिए। तो जैसे कि हमने बात की इस पर्टिकुलर केस में 20 लाख का कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसके बाद मान के चलिए उस 20 लाख में से कंपनी जो है डेप्रिसिएशन में जो है 2 लाख रुपए उसको जाने वाले हैं। उसके बाद में उसको जो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि उसने कहीं से डेट ले रखा होगा बैंक से या दूसरे क्रेडिटर से, तो उसको उसमें 1 लाख रुपए उसको इंटरेस्ट भी देना है और साथ ही साथ कंपनी को इनकम टैक्स भी पे करना है और वो इनकम टैक्स 1 लाख रुपए पे करना है। तो जो टोटल चीजें हैं ये 4 लाख है। तो अभी जो कंपनी का जो प्रॉफिट बच गया, वो 20 में से 4 लाख और माइनस करने के बाद 16 लाख रुपए बच गया। तो यहाँ पे अब हमको ध्यान देना है कि जो 20 लाख है, जो कि प्रॉफिट था बिफोर पेइंग टैक्स, डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट, ये जो 20 लाख था इसको पीबीआईटी या पीबीडीआईटी बोलते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कितना है कंपनी का 20 लाख, यानी जितना लीगल ड्यूज है कंपनी को पे करना है, वो पे किए बिना जितना प्रॉफिट कमा रही है वो होता है पीबीआईटी या पीआईडीआईटी। लेकिन उसके सबको लीगल ड्यूज को पे करने के बाद जो बचता है, यानी कि इस केस में जो 16 लाख रुपए बचा है, ये बचता है पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और हमें एज एन इन्वेस्टर सिर्फ इस पर्टिकुलर टर्म पर ध्यान देना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर, क्योंकि कंपनी के जितने भी लीगल ड्यूज हैं उसको पे करने के बाद जो टैक्स बच जो प्रॉफिट बचता है, वही हमारे लिए काम की चीज है, जो दिखाता है कि कंपनी कितना एबल है जनरेट करने के लिए अपने लिए प्रॉफिट। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पैट को नेट प्रॉफिट भी बोला जाता है। तो हमने इस छोटे से वीडियो में बात की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में और उसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि इनकम और एक्सपेंसेस, वो कौन कौन से टाइप के इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं मोटे मोटे तौर पे। उसके बाद में आपका प्रॉफिट निकलता है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट में क्या क्या पार्ट होता है या एक्सपेंसेस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस टाइप के इनकम और किस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में भी हमने थोड़ा मोटा डिस्कशन किया। अगली वीडियो में हम जो कंपनी का एक और इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। और आप फ्री में और आसान भाषा में फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएं किसी भी स्टॉक या कंपनी का, इसलिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें। और आपको किसी भी तरह का अगर शक या सवाल रहता है तो हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।